हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी बीएससीसी इंटर लेवल मेंस और बिहार दरोगा मेंस, साथ ही साथ आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी को मद्देनज़र में रखते हुए हमने इस सुंदर सेट को तैयार किए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये सीधे फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर इस सेट को बनाएं और कैसा लगा वीडियो को आप कमेंट करके हमें बताएं। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहता है कि किसके शासन काल में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया? औरंगजेब के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, या शाहजहां के शासनकाल में, या हुमायूं के शासनकाल में? तो शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य से लोहा लिए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दोहात गुजरात में हुआ था, है ना। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 है। इनका अभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार अभिषेक जब हुआ जब ये आगरा पर कब्जा किए। दूसरी बार इनका अभिषेक देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में हुआ। आप जानते हैं कि औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या वेलेस्ली? तो दूसरा का आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही अपने आप को बंगाल का टाइगर कहा करते थे। ये जो थे, इनका सबसे प्रमुख कार्य सहायक संधि की शुरुआत करना था। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब। तीसरा प्रश्न, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, या शैव धर्म? तो आप जानते हैं स्वादवाद का मूल आधार जैन धर्म से था, है ना। इससे पहले हमने आपको शब्द का बताए थे कि शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग में नहीं हो सकती? परावर्तन का, व्यतिकरण का, या विवर्तन का, या ध्रुवन का? कौन सी घटना ध्वनि तरंग में नहीं घट सकती? तो इसका सही जवाब, ध्वनि तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं घट सकती। परावर्तन तो होगा ही। आप जानते हैं कि स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच 16.5 या 16.6 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान बनी रहती है, या शून्य हो जाती है? तो जब अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। छठा प्रश्न, मिनीमाता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कैडमियम के प्रदूषण से, पारा के प्रदूषण से, या तांबा के प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि CD सिंबल कैडमियम का होता है, HG सिंबल पारा का होता है संकेत, और Cu संकेत तांबा का होता है। तो मिनीमाता रोग का संबंध पारा के प्रदूषण से है ना। पारा यदि अधिक प्रदूषित पारा से अधिक प्रदूषित हो जाए तो लोगों में मिनीमाता रोग होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से कैडमियम के प्रदूषण से इताई रोग होता है। चलिए, सातवां प्रश्न, अंटार्कटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? भारतीय के द्वारा, अमेरिकी के द्वारा,
या ऑस्ट्रेलियाई के द्वारा या फ्रांसीसी के द्वारा? किसके द्वारा अंटार्कटिक की खोज की गई थी? तो अंटार्कटिक की खोज अमेरिकी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिकी के द्वारा। 8वां प्रश्न कहता है फ्रांस में स्थित राइन घाटी किस खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है? बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, या निकिल के लिए, या जस्ता के लिए? फ्रांस में स्थित राइन घाटी। तो फ्रांस में स्थित राइन घाटी बॉक्साइट खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है। 9वां प्रश्न किस घाटी में कारगिल स्थित है? लीडर घाटी में, सुरू की घाटी में, या सिंध की घाटी में, या द्रास की घाटी में? किस घाटी में कारगिल स्थित है? तो कारगिल सुरू की घाटी में स्थित है। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार कारगिल का युद्ध हो भी चुका है। चलिए 10वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से भी हल्की होती है? अमोनिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो अमोनिया गैस वायु से भी हल्की होती है। अमोनिया का अनुसूत्र आप जानते हैं NH4 होता है। ऑक्सीजन जानते हैं, ऑक्सीजन 2 रूपों में पाया जाता है, O2 और O3 के रूप में। O3 को नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। 11वां प्रश्न भारतीय पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, देवेंद्रनाथ टैगोर को, या राजा राम मोहन राय को, या इनमें से कोई नहीं? भारतीय पत्रकारिता का जनक, तो भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। चलिए 12वां प्रश्न दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वोच्च विद्वान एवं अर्थशास्त्री कौन था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी? तो दिल्ली के सुल्तानों में सर्वोच्च विद्वान एवं अर्थशास्त्री के रूप में MBT मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। इसे रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। 13वां प्रश्न राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इनकी मृत्यु के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। चलिए 14वां प्रश्न जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? मलिनाथ 22वें तीर्थंकर मलिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नेमिनाथ, या अरिष्टी नेमी कौन थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टी नेमी थे, है ना। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव। इसी प्रकार से ऑप्शन ए में मलिनाथ दिखाई पड़ रहे हैं। मलिनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। बी में मुनि सुब्रतनाथ हैं, ये 20वें तीर्थंकर थे, और सी में नेमिनाथ हैं जो 21वें तीर्थंकर थे। 15वां प्रश्न बुद्ध से संबंधित स्थलों का सही क्रम कौन है? आप चुनिए। कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, या बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु,
सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु या बोधगया, या कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या कपिलवस्तु, कौन है? तो बुध से संबंधित सही क्रम जो है ऑप्शन ए, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर थे। कपिलवस्तु में 563 ईस्वी में भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी प्रकार से बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ में बुद्ध भगवान ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, जबकि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था। 16वां प्रश्न कहता है भारत पर आक्रमण का सही तिथि क्रम है आर्य, कुषाण, हुन, यूनानी। और इसी में से सारे को अदला बदली किया हुआ है, आप सही जवाब इसका ढूंढिए। तो भारत पर आक्रमण का सही क्रम तिथि आर्य, यूनानी, कुषाण और हुन था। 17वां प्रश्न द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? हर्षवर्धन को, नंदीवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को या पुलकेशिन द्वितीय को? तो द्वितीय अशोक के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए 18वां प्रश्न मनुष्य और उनके व्यवहार के अध्ययन को ... के रूप में जाना जाता है। एंथोलॉजी, एकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान, एडोनोलॉजी नृविज्ञान विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान। तो क्या होगा इसका सही जवाब? मनुष्य और उनके व्यवहार के अध्ययन को एडेनोलॉजी नृविज्ञान कहा जाता है। आप जानते हैं कि एकोलॉजी में एडेनोलॉजी में मनुष्यों के अध्ययन और उनके व्यवहार को नृविज्ञान के रूप में जाना जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है ना, और चिकित्सा का अध्ययन एंकोलॉजी और ग्रंथियों का अध्ययन एडेनोलॉजी। 19वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? बराक नदी, कमेंग नदी, मानस नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। चलिए 20वां प्रश्न विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है? मैक्सवेल को, हेनरिक रुडोल्फ को, W.K. रॉन्टजन को या माइकल फैराडे को? तो विद्युत चुंबकत्व का जनक माइकल फैराडे को जाना जाता है, या विद्युत चुंबकत्व के जनक के रूप में माइकल फैराडे को जाना जाता है। चलिए 21वां प्रश्न फोकल लंबाई किसके बीच की दूरी है? फोकस और दर्पण का प्रमुख अक्ष, दर्पण का ध्रुव और प्रमुख अक्ष, आज लिखा गया है फोकस और दर्पण की ध्रुव, आज को अक्ष पढ़िएगा, दर्पण की वक्रता का ध्रुव और त्रिज्या। तो फोकल लंबाई जो होता है फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी होता है। चलिए 23वां प्रश्न कहता है 22वां प्रश्न सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? तो सेंधा नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, जिसको टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। 23वां प्रश्न गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का स्थान क्या है? त्वचा, आँखें,
जीभ या नाक? तो गुरुत्वीय रिसेप्टर का स्थान कौन है? जीभ है। कौन है? जीभ। गुरुत्वीय रिसेप्टर का स्थान जीभ है। चलिए 24वां प्रश्न, रक्तचाप के रख रखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेवार है? वसामय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या प्रोजेस्टेरोन? तो रक्तचाप के रख रखाव के लिए ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है ना। एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह 3 हार्मोन का उत्पादन करती है। चलिए वसामय ग्रंथि की बात करें तो वसामय ग्रंथि त्वचा की एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो त्वचा और बालों को चिकना करने के लिए बालों के रोम में एक चिकनाई युक्त द्रव सीबम का स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि एक तितली के आकार का अंग है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा है? तितली के आकार का, जो गर्दन के आधार में स्थित होता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन एक प्राकृतिक महिला हार्मोन है जिसे गर्भावस्था में हार्मोन कहा जाता है ना। तो प्रोजेस्टेरोन कैसा हार्मोन है? महिला हार्मोन, फीमेल हार्मोन, जो गर्भावस्था में इसको हार्मोन कहा जाता है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी की बाईं तट सहायक नदी है? गंगा नदी की बाईं तट है ना, जो बाईं तट से आकर गंगा में मिलती है, वो गंगा की सहायक के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? यमुना नदी, महानंदा नदी, क्यूल नदी या पुनपुन नदी? तो गंगा में बाईं तट से आकर मिलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो ऑप्शन बी महानंदा नदी है ना। महानंदा नदी जो है बंगाल और बिहार और बांग्लादेश से होकर बहती है। गंगा नदी तट की बाईं तट की सहायक नदियाँ और भी हैं, जिनमें है पहला रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी। गंगा नदी के दाहिनी तट से आकर मिलने वाली गंगा में कौन कौन सी नदी है? तो दाहिनी तट से आकर मिलने वाली नदी है तमसा, यमुना, सोन, क्रमनासा, पुनपुन, क्यूल और चंदन। तो दाएं और बाएं दोनों याद रखना है आपको। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त 25 प्रश्नों का यह सुंदर सेट समाप्त होता है। एक बार फिर से हम आपके साथ एक नए सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।